सभी को नमस्कार। संकल्प परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जसवंत सर बीकानेर की धरा से प्रणाम आ रहे हैं। सभी को नमस्ते। ऐसे ही लिख रहे सर आओ, नहीं तो हम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बढ़िया तरीके से मैसेज डालते रहो। सभी को वेरी गुड इवनिंग। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। भावी पटवारियों के लिए जो ये महाकुंभ शुरू किया गया है, इस महाकुंभ रूपी यज्ञ में, ज्ञान रूपी यज्ञ में सभी डुबकी लगाने के लिए आए हैं, तो कुछ न कुछ तो जरूर प्राप्त करके ही जाएंगे। जैसे अभी आपने एसआई के एग्जाम देखे होंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सर प्रश्न बहुत कठिन लेवल के लाया करो और पूछते बहुत सरल लेवल के, तो दोनों तरह के याद करो और दोनों तरह के अपन पढ़ने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को मैं जितना हो सके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति सभी मिक्स में के अंदर करवाऊंगा, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा और ध्यान केंद्रित करके आप जरूर पढ़िएगा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों को जोड़ दीजिएगा। क्लास की उसी दिन मैंने कहा था कि ज़्यादातर अपन बातें पढ़ाई की करेंगे, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। चलिए, बीच बीच में मुझे लगा कि अच्छे कमेंट कोई आ रहे हैं और जिनका जवाब देना चाहिए तो उनके जवाब भी देता रहूँगा। हमारी टेक्निकल टीम भी आपके पूरे जवाब देती रहेगी और मैं समय समय पर आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करें आज का ये महाकुंभ ज्ञान रूपी। देखिए, पहला एक प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जहां अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ज्योग्राफी का एक प्रश्न आप फिक्स मान के चलिए। हम कई बार दो दिशाओं पर ध्यान केंद्रित न कर पाते हैं, तो हम गलती कर देते हैं। जब भी कभी भी आप लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़े तो ध्यान रहे इन दो दिशाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना। एक कौन सी? एक तो उत्तरी दिशा और दूसरी कौन सी दिशा? पूर्वी दिशा। तो आप कहोगे सर उत्तरी और पूर्वी कैसे? अब आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर अक्षांशीय स्थिति दे दी, इसी के साथ साथ राजस्थान की देशांतरीय स्थिति भी दी जा सकती थी। अब देशांतरीय स्थिति देते तो कैसे देते? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर पूर्वी से 78 डिग्री है ना, कितनी 17 है ना, 78-17 मिनट आपके कैसी देशांतर हो जाएगी? पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी देशांतर दोनों में शब्द आ रहा है पूर्वी, पहले में भी पूर्वी आ गया, दूसरे में भी पूर्वी आ गया, तो दिशा एक ही है, पूर्वी से पूर्वी। तो यहां पर दक्षिणी से उत्तरी नहीं होगी, दक्षिणी से उत्तरी नहीं होगी, उत्तरी से उत्तरी होगी। तो यहां पर भी उत्तर है और यहां पर भी कैसा है? उत्तर है। तो इससे एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान भारत के मानचित्र में कौन सी दिशा में आता है? तो उत्तर आएगा उत्तर पश्चिमी दिशा में ना। ध्यान रखिए, भारत के मानचित्र के अंदर उत्तर पश्चिमी दिशा में आता है। अब पूछा जाए कि विश्व के मानचित्र के अंदर कौन सी दिशा में आ जाएगा? तो उत्तर होगा उत्तर पूर्वी के अंदर। इस तरह से आप उत्तर देंगे। तो यहां समझ के आधार पर अगर आपने उत्तर दिया तो बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, कुल अक्षांश विस्तार कितना है? कुल अक्षांश और कुल देशांतर कितना? आडी रेखा है कौन सी? अक्षांश है। खड़ी रेखा है कौन सी? देशांतर रेखा है। तो कुल पूछा भी जा सकता है, 23 और 30। इस तरह से माइनस करोगे तो आपका कुल का विस्तार पूछा जा सकता है। इस तरह 69-78-17 को करोगे माइनस, तो कुल का देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है। भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम में, विश्व के ग्लोब के अंदर पूर्व के अंदर। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान ध्यान रखिएगा, जब हम बात कर राजस्थान कौन से कटिबंध के अंदर स्थित है। अब कटिबंध की बात करें, देखिए जैसे कटिबंध की बात करें तो अधिकतर राजस्थान का भाग कौन से कटिबंध के अंदर आता है? शीतोष्ण के अंदर आता है। थोड़ा बहुत भाग किसके अंदर आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में आ जाएगा। जैसे कर्क रेखा की बात करें बांसवाड़ा से होकर के। लेकिन जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु इसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न आता है कि राजस्थान कर्क रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तर देना है कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने क्लियर हैं और इसी तरह के आज दिन तक प्रश्न अधिकतर ये सारे प्रश्न पूछे गए। यस, बहुत बढ़िया बात है। चले आगे प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? राजस्थान की जलवायु।
किस प्रकार की जलवायु है? अभी उत्तर आया कि सर उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। अब राजस्थान की उपोष्ण प्रकार की जलवायु, अब देखिए एक तो ये अरावली की स्थिति प्रभावित करेगी, थार का मरुस्थल प्रभावित करेगा। कितने प्रतिशत है राजस्थान का? 61% है। इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। थार का मरुस्थल नवीन मरुस्थल है। अब बात आती है अक्षांशीय स्थिति भी करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये कौन से कटिबंध के अंदर है ये भी तय करेगा राजस्थान की जलवायु को। और फिर आता है उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सभी उत्तर होगा। उपयुक्त सभी राजस्थान के अंदर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए यहां पर थार के मरुस्थल, थार का मरुस्थल किसको बढ़ावा देता है? तापमान को बढ़ावा देता है। जैसा धरातलीय स्वभाव होता है उसी प्रकार का क्या होगा? तापमान होगा। फिर अरावली, अब देखिए जब बात आती है अरावली की, ये अरावली जो बीच के अंदर आती है, ये अरावली है ना, कौन सी पर्वतमाला? अरावली। ये अरावली देखिए एक तो ये क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरा पश्चिमी राजस्थान के अंदर अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण कई बार आरएस तक में अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पश्चिमी राजस्थान, ये जो हिस्सा है ना, इधर का हिस्सा, इसमें बारिश न होने का कारण क्या है? अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण यहां पर बारिश क्या होती है? कम होती है। अब देखिए इस हिस्से में अरावली अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने कारण ये बारिश अरब सागर से कम होती है। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बारिश किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी से मानसून से प्रश्न पूछा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी से। और वो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूर्व आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। ठंडी हवाएं जो चलती हैं पूर्ववाइया, पूर्वैया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये लीजिए। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? राजस्थान के अंदर शीतकाल में वर्षा होती है। ध्यान रखना कौन सा काल? यहां पर ग्रीष्म काल अगर प्रश्न आ जाता तो ग्रीष्म काल में वर्षा का कारण क्या है? तो हम उत्तर देते दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दो प्रकार है। एक दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अरब सागरीय जिसे कहते हैं, अरब सागरीय मानसून कहा जाता है इसको, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी, ये तो कौन से काल का पूछा जाएगा? ग्रीष्म काल का पूछा है। यहां पर शीतकाल का पूछा है। एक तो या फिर उत्तर हो सकता है भूमध्य सागरीय चक्रवात का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसे मावठ कहते हैं। ये कौन सी फसल के लिए उपजाऊ है? अगर प्रश्न आए रबी की फसल के लिए उपजाऊ है। सोने की बूंदे कहते हैं, किसान इसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, सोने की बूंदे कहते हैं। कौन से मानसून में बारिश होती है? लौटता हुआ मानसून जब बारिश करता है उसे मानसून का रिट्रेटिंग काल भी कहते हैं। और लौटते हुए मानसून में भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? इसका उत्तर का मैं इंतजार करता हूं। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देते हैं, वो कमेंट में पढ़ लूंगा। लौटता हुआ मानसून, ये लिखा हुआ ना, लौटते हुए मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? ज्यादा वर्षा, ताकि आपको पीडीएफ में भी अच्छे से मिल जाएगा। जैसा राजस्थान में होती है, बिहार में होती है, पश्चिम बंगाल के अंदर होती है, तमिलनाडु के अंदर होती है, या फिर केरल के अंदर होती है। कई दिनेश जी के लिखे सर केरल में होती है जी, ये बिल्कुल तमिलनाडु को उत्तर आना शुरू हो गया है। प्रियंका शेखावत का उत्तर सही, तने आर के एजुकेशन चैनल है उनका भी उत्तर सही है। तमिलनाडु काफ़ी उत्तर आ गए हैं। यस, कई लिखे रहे सर बीच बीच में गप्पे लगाया करो। अच्छा, गप्पे लगाने हैं, घनी लगाऊं, क्यों को लगाऊं, है ना। गप्पे तो मैं बहुत खूब लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गप्पे आएगी नहीं बेटा, है ना। किस में नहीं आएगी? एग्जाम में नहीं आएगी। राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है? जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है? कर्क रेखा करती है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं करती है। कर्क रेखा दक्षिणी राजस्थान से होकर के गुजरती है। और कौन से जिले से होकर के गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है।
बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। कौन से जिले की सीमा बनाती हुई? डूंगरपुर के सीमा को स्पर्श करती हुई। इसी के कारण जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है तो सीधी किरणें, एक बार प्रश्न आया कि सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। बांस कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। अब नदी कैसी होती है? नदी सीधी नहीं होती। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा नगर में कैसी पड़ती है? तिरछी किरणें पड़ती है। अब बात आती है चंबल नदी। नहीं जी, चंबल नदी जल विभाजक का कार्य नहीं करती है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी, प्रश्न आ सकता है। सबसे लंबी नदी का प्रश्न पूछ सकते हैं। अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा है, वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अपवाह तंत्र गहरी भी है। थार मरुस्थल या अरावली पर्वतमाला? उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला। सभी का उत्तर यही होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है सबका। चलिए अगले प्रश्न। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, यहां पर देखिए ये प्रश्न एसआई में भी पूछा गया। यहां पर बड़ी झील कृत्रिम झील भी पूछ सकते हैं। कृत्रिम झील का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सांबर कैसे पानी की? खारे पानी की है। देश के कुल 8.7% नमक का यहाँ पर उत्पादन होता है। इसको रामसर साइट का दर्जा दर्जा दिया गया। यहाँ पर राजहंस पक्षी पाया जाता है, खूब पाया जाता है। पुष्कर झील है गोकुल चंद पारिक द्वारा, है ना, गोकुल चंद पारिक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कहते हैं पुष्कर ना ब्राह्मण थे तो पुष्कर नाम पड़ा। जयसमंद झील है राणा जय सिंह के द्वारा 1690 में इसकी शुरुआत की। राज सिंह के द्वारा 1662 ईस्वी के अंदर शुरुआत की गई। तो यहां उत्तर हो जाएगा सही। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। जयसमंद झील सही उत्तर आ रहा है। बिल्कुल जयसमंद झील। सभी आंसर सही दे रहे। साइड के जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। प्रश्न आपको सरल लग सकता है लेकिन उसकी जो साथ की बातें है उस पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। सिर्फ उत्तर दिया और राजी हो जाओ ऐसा मत करना, ऐसा मेरा भी उद्देश्य नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है कुआं नलकूपों से, नहरों से, तालाबों से या फिर झीलों से। देखिए झीलों का प्रश्न आता है तो उदयपुर ही होगा, उदयपुर। और झरनों का अगर प्रश्न पूछ ले, झरनों से, जैसे झरनों या फिर प्रपात पूछा जा सकता है तो ये होगा कहां पर उत्तर सही? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा हो जाएगा। अच्छा अब बात करें तालाबों से, तालाबों से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। फिर नहरों से श्री गंगानगर, गंगानगर। और नलकूपों से कहां पर? जयपुर। अब देखिए जयपुर या फिर प्रश्न क्षेत्र विशेष का पूछा जाए तो क्षेत्र हो जाएगा कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। और नहरों का पूछा जाए तो क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? उत्तरी क्षेत्र। तालाबों का पूछा जाता है तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और झीलों का प्रश्न आएगा तो दक्षिणी क्षेत्र। झरनों का भी आ जाए तो क्षेत्र कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र विशेष से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और कुएं और नलकूप कहां पर? जयपुर सबसे ज्यादा। यस, जयपुर अलवर, जयपुर अलवर, बिल्कुल। यस 8 घंटे लगाओ, बिल्कुल लगाऊंगा। खूब पढ़ाना है आपको। कल से हमारी पूरी टीम एक्टिव कर दी मैंने। राज्य की वन नीति 2010। एक तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, भारत की प्रथम वन नीति पूछ सकते हैं। भारत की प्रथम वन नीति कब जारी हुई? 1894। अब देखिए प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय वन नीति, एक प्रश्न ये भी पूछते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था? तो उत्तर होगा कितने प्रतिशत? 33% लक्ष्य रखा गया। अब प्रश्न आता है कि वर्तमान में राजस्थान में 1% कितना है? वर्तमान में राजस्थान में 1% है ना, पूछा जा सकता है प्रतिशत। तो उत्तर होगा 9.57%। अब देखिए यहां पर प्रश्न आता है 2010। क्या प्रश्न आया? 20 और 10। तो 20 और 10 याद रखना। उत्तर क्या देना? 20 देना। 10 में क्या था? 20%। तो बस इसी तरह से आपका एक प्रश्न कितना अच्छे तरीके से और आपको याद भी हो जाता है ना, 10 और 20। तो 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली थी। बिल्कुल सही कह रहे हो, स्वतंत्र भारत की पहली थी। उसमें 33% रखा गया। वर्तमान में 9.57 है, राजस्थान में 1। और यहां 2010 में जो लक्ष्य रखा गया तो वो कितने प्रतिशत? 20%। इसका उत्तर होगा 10 20 10 20 याद रखना।
लौह तत्वों की सर्वाधिक मात्रा कौन सी मिट्टी में मिलती है? जैसे कहते हैं कपास के अंदर, कपास काली मिट्टी, हाँ ये कपास किससे? काली मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर पाई जाती है, या फिर लेटेराइट मिट्टी के अंदर पाई जाती है, या फिर कछारी मिट्टी के अंदर पाई जाती है। देखिए यहां पर किस तत्वों की बात करते हैं? लौह तत्वों की। यहां इसके अंदर एक उत्तर और नहीं था, लेकिन उसका अगर होता तो लाल मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन यहां पर जो है सबसे ज्यादा उत्तर ये होगा कौन सी मिट्टी के अंदर? लेटेराइट मिट्टी के अंदर। लाल एवं दोमट मिट्टी का अगर प्रश्न आता, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, यह राजस्थान के अंदर पूछा जा सकता है, जो कि कौन से क्षेत्र के अंदर? राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर ज्यादा पाई जाती है ये मिट्टी, और विशेष रूप से यहाँ फसल होती है कौन सी? मक्का की फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है, मक्का की फसल के लिए उपजाऊ। यस, बहुत बढ़िया बात है, सबका आंसर लगभग सही आ रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। और देते रहिए आंसर, यस, पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? अब देखो यहां पर किसका प्रश्न पूछा जाता है? राजस्थान में कौन से खनिज, किस खनिज में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? ऐसे प्रश्न आप जरूर याद करना, जैसे वोले, स्टोनाइट, जास्पर, गार्नेट। अभी प्रश्न आया था किसका? जिप्सम, है ना। इस तरह से हर एक चीज को याद करो जिसमें राजस्थान टॉप स्थान पर है। अब यहां पर भंडारण की बात आई, देखिए भंडार, अब सबको मालूम है कि राजस्थान एक नंबर पे भंडारण में नहीं है। एक नंबर पे हमारा जो राज्य है उसका नाम है कौन सा? झारखंड राज्य नंबर 1 पर है भंडारों की दृष्टि से। तो राजस्थान का कौन सा स्थान आ जाएगा? प्रथम स्थान होगा नहीं, फिर कौन सा स्थान होगा? द्वितीय स्थान होगा। राजस्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा कितने नंबर? 2 नंबर उत्तर इसका राइट होगा, 2 नंबर उत्तर राइट होगा। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट कहां पर स्थित है? देखिए यहां पर कॉपर लिमिटेड की बात आती है, जैसे हिंदुस्तान HJL, HCL, HMT, ये प्रश्न अभी पूछा गया है, और इसके अंदर कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम नहीं है? जैसे HJL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं, HCL की बात करें, ये 10 जनवरी को स्थापित हुआ, और 1967 के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी के अंदर है, तो HJL हो जाएगा। HCL कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 के अंदर। HMT जो है अजमेर के अंदर, इसकी इकाई की शुरुआत होती है 1970 के अंदर, इसकी इकाई की शुरुआत होती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, और ये है 1964 के अंदर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई, कोटा के अंदर है। मॉडर्न बेकरीज, इसका भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 1965 के अंदर स्थापित है, 1965 में मॉडर्न बेकरीज। और राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि 1978 के अंदर जयपुर में स्थापित है। ये मेरे लाडलों सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम है, और इसके कब ये स्थापित हुई ये सारे सन आपके सामने मैंने लिख दिए। यहां प्रश्न देखो, चंदेरिया चित्तौड़ का प्रश्न आ जाता है, जिंक स्मेल्टर कारखाना, खेतड़ी कॉपर से संबंधित है, खो दरीबा जहां पर उत्पादन हुआ था किसका? तांबा का उत्पादन हुआ था। एक मैं अच्छे से प्रश्न आपके सामने और लेके आया हूं, देखिए एक तो यहां प्रश्न पूछा जाता है कपासन का, कपासन कहां पर है? चित्तौड़। इसका प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स एंड केमिकल्स कारखाना, राष्ट्रीय शब्द ना हो, चंबल फर्टिलाइजर्स केवल हो तो गड्डेपान कोटा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। कहां पर? चंबल फर्टिलाइजर्स, है ना।
ये गड्ढेपान कोटा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर केवल कोटा लिखा हो तो श्री राम फर्टिलाइजर्स पूछा जा सकता है। फर्टिलाइजर्स पूछा जा। सर चंबल वाला केवल चंबल का आता तो कैसे याद रखना, क्या चंबल राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्या बनाती है, गड्ढे बनाती है। देखो ये लो गड्ढे, तो यहाँ गड्ढे पान हो जाएगा। चंबल राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या बनाती, गड्ढे बनाती है। कोटा श्री राम फर्टिलाइजर्स, है ना। यहाँ इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। गुड, बढ़िया बात है। सभी लोग लिख भी रहे, कई लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। गड्ढे पान कोटा, वर्दी मेरा जुनून, परमिला विश्नोई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए ताकि सभी को अच्छा भी लगे। गोठ मांगलोर किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है, बताओ सभी लाडलो, बताओ फटाफट आंसर आना चाहिए। दधी माता का मंदिर कहां पर है, दधी माता का मंदिर कहां पर स्थित है। दायमा या फिर दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दायमा या फिर दादीच ब्राह्मणों की क्या है, कुल देवी। कौन, दधी माता। तो यहां गोठ मांगलोद किसके लिए, जिप्सम के लिए। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता जैसे कौन सा क्षेत्र, देवारी वगैरह क्षेत्र। रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर, झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट। जॉस्पर, जॉस्पर कहां पर होता है, सिरोही के अंदर, जोधपुर के अंदर, है ना। जोधपुर में विशेष रूप से तो आप जोधपुर याद रखना, है ना। सिरोही के अंदर वोले स्टोनाइट, स्टोनाइट ये हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, एक नंबर उत्तर होगा जिप्सम, गोठ मांगलोद, है ना। तो आपके उत्तर भी आ रहे हैं। आप दधी माता मंदिर के बारे में बता रहे हो। गोठ मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, नागौर के अंदर है, इसलिए इसको दधी माता को जिप्सम की देवी भी कहते हैं। जिप्सम की देवी के नाम से भी पूजा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये लीजिए। राजस्थान में कोयले का कौन सा प्रकार मिलता है, राजस्थान के अंदर। अगर भारत का प्रश्न पूछा जाता है, भारत में इस प्रकार का कोयला ज्यादा मिलता है। कैसा कोयला, बिटुमिन कोयला भारत के अंदर ज्यादा मिलता है। राजस्थान के अंदर जो मिलता है वो कौन से प्रकार का कोयला, लिग्नाइट कोयला। आजकल कोयला बिजली का ज्यादा चल रहा है। देखिए विश्व के अंदर, विश्व में कोयला का चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है कोयले के अंदर। अब कोयला आयात करने में भी दूसरा स्थान है, उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। तो यहां पर कोयले का कौन सा प्रकार मिलता है, तो उत्तर आ जाता है लिग्नाइट कोयले का प्रकार। भारत के अंदर बिटुमिन कोयले का प्रकार मिलता है। यस, वीडियो में इंटरव्यू है, नहीं इंटरव्यू नहीं होता, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे इसलिए लिखा हुआ साक्षात्कार, डरो मत। हम तो इंटरव्यू के नाम से लाडले ऐसे डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे वहां पर, है ना। एक तो ये सगाई करने वाले आते हैं, ये इंटरव्यू लेते हैं, खतरनाक इंटरव्यू है। और एक आरपीसी वाले इंटरव्यू, ये दोनों बहुत खतरनाक इंटरव्यू होते हैं। औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, कैसी, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति। तो राजस्थान में 1978 के अंदर पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। फिर 1990 के अंदर दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई। 1994 के अंदर तीसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई। 1998 के अंदर चौथी औद्योगिक नीति घोषित की गई। और फिर काफी टाइम के बाद में 2019 के अंदर, काफी ये तो नजदीक नजदीक हो गई, 94 और 98, 90, 94, 98, 4 साल के अंदर उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 78 पर उद्योग पहली घोषित हो गई, फिर वापस उद्योगों पर ध्यान दिया गया कब, 2019 के अंदर। तो याद रखना 2019 को 5वीं प्रश्न क्रम से पूछा जा सकता है, लास्ट का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जरूर याद करिएगा। तो पहली हो गया क्लियर, कितने नंबर, 2 नंबर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताओ। अवरोही का मतलब होता है बड़े से कैसे, छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो यहां पर आपको अवरोही क्रम बताना है। अब आरोही क्रम अगर आपसे पूछ ले, आरोही, तो आप उत्तर याद रखना जेपीएसबी याद रखना। जेपीएसबी सर क्या होता है बताओ। जे का मतलब जैसलमेर, पी प्रतापगढ़, ये न्यूनतम वाले, एस सिरोही, और बी से तात्पर्य है कौन सा, बूंदी, जेपीएसबी।
कुल जनसंख्या का जैसलमेर में कितने प्रतिशत है? देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, कुल जनसंख्या का 6%। इधर जयपुर 66%। देखो ये क्या है, प्रश्न है जनसंख्या के अवरोही। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, और यहाँ पर जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, JPSB, आरोई। यस, तो उत्तर हो जाएगा कितने नंबर? 3 नंबर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC स्थापना कौन से सन में की गई थी? कौन से? 77 में की, 79 में की, 76 में की, या फिर 82 के अंदर की? लाडलो याद रखना, 25 जनवरी 2019 को राजस्थान के अंदर पर्यटन का जो लोगो है वो चेंज कर दिया गया है। अब लोगो है पधारो मारे देश केशरिया बालम, तो पधारो हमारे देश। 1 अप्रैल को, कब? 1 अप्रैल 1979 को, 79 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC की स्थापना की गई। साथ साथ में आगे याद रखो लाडलो, सिर्फ इतना ही नहीं है कब की गई, कई लोग देख लो जी। हाँ जी, कोई 82 उत्तर दे रहे हैं, तो क्या क्या उत्तर दे रहे हैं? प्रेम पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि पधारो मारे देश, बहुत बढ़िया बात है। सुरेश चौधरी सीकर से कह रहे हैं कि पधारो मारे देश। सीकर तो मैं आता रहता हूं, आप तो मिलते नहीं हो। राजस्थान में 56 का मैदान, 2 तरह का प्रश्न आ सकता है। एक तो 56 की पहाड़ियां। हाँ जी, एक प्रश्न आएगा 56 की पहाड़ियां, कहां जा रहे भाई? 56 की पहाड़ियां। दूसरा आ सकता है 56 का मैदान। तीसरा आ सकता है 56 इंच का सीना, क्योंकि ये भी पूछ ले, कोई भरोसा तो है नहीं। आप बताओ, सब तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 56 का मैदान, 56 का मैदान कौन सी नदी से संबंधित है? माही नदी से संबंधित है। और ये कौन से, माही नदी किस जिले से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। गांव सर बता दो, ये लो बेटा, खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। किसके बीच में सीमा बनाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, माही नदी का बहाव क्षेत्र, उसको कहते हैं 56। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? ये है नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत। और नाकोड़ा पर्वत कहां पर है? बाड़मेर, बाड़मेर, थार नगरी के अंदर 56 की पहाड़ियां हैं। 56 का मैदान भी है, सब बातें हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, आकल काष्ठ, आकल स्थान का नाम है। काष्ठ का मतलब लकड़ी, जीवाश्म क्या बना हुआ है? ये बना हुआ पार्क। अब प्रश्न आ जाए, काष्ठ जीवाश्म पार्क कहां पर बना हुआ? उत्तर होगा कहां पर? आकल गांव में बना हुआ है। आकल गांव कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है ना, जैसलमेर के अंदर। देश का, ये 2 तरह के प्रश्न मैं बार बार पढ़ रहा हूं। देश का प्रथम मरु वनस्पति की पार्क, एक प्रश्न ये आता है। कहां पर है? जोधपुर में। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क जोधपुर में। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर भी स्थित है, क्योंकि राष्ट्रीय मरु उद्यान तो बहुत फैला हुआ है, 31-62 किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर के अंदर है। बाड़मेर जैसलमेर 2 जिलों के अंदर है। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा कितने नंबर? 4 नंबर उत्तर जरूर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। तो यहाँ उत्तर 4 नंबर जो भी दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। राजस्थान में 1857 क्रांति किस स्थान से प्रारंभ होती है? भारत में अगर ये प्रश्न पूछ ले, भारत में होती है कहां से? मेरठ से होती है। कब? 10 मई 1857 मेरठ से होती है। और राजस्थान के अंदर प्रश्न पूछा जाए तो 28 मई 1857 को ये क्रांति शुरुआत होती है। नसीराबाद से होती है, नसीब खराब थे इसलिए नसीराबाद से शुरू हुई। एरिनपुरा से होती है, भरतपुर से होती है, या फिर सिरोही से होती है। भरतपुर में निश्चित तिथि को शुरू हुई थी 31 मई 1857, ये एक निश्चित तिथि थी। इसी दिन भरतपुर के अंदर इस क्रांति की शुरुआत हुई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एरिनपुरा के 3 युद्ध आपको याद रखना चाहिए जो एरिनपुरा क्षेत्र के अंदर क्रांति में हुए थे। BCA
तो यहां पर एरिनपुरा में शुरू होती है 21 अगस्त से शुरू होती है, अगस्त से। बी से तात्पर्य है बिथोड़ा, सी का मतलब है चेलावास, ए का मतलब है अउआ। 10 सितंबर को 8 सितंबर, 10 सितंबर और फिर उसके बाद में आपके आ जाती 20 जनवरी। तो यहां पर BCA बिथोड़ा, चेलावास, अउआ 3 युद्ध याद रखना। लास्ट के युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह पराजित हो जाते हैं, दोनों युद्ध में विजयी हो जाते हैं। इसका उत्तर सही होगा कितने नंबर? 1 नंबर आंसर राइट होगा। साइड के प्रश्न भी जरूर देखिएगा। हाँ, 19 रियासतें, 3 छावनियां थी, बहुत बढ़िया बात है। लोक देवता गोगा जी का जन्मस्थली, सभी की जन्मस्थली याद रखो। एक तो जन्मस्थली याद रखिए, दूसरा मंदिर याद रखिए, मंदिर किसने बनाया ये भी जरूर याद रखिए, किसने बनाया ये भी जरूर याद रखना। जब हम यहां से बात करते हैं इस स्थान से, तो ये एक स्थान है, इस स्थान का नाम है, यहां जो मंदिर बना हुआ है ये है ददरेवा। ददरेवा के अंदर सिर गिरा था, क्या गिरा? सिर। तो ये ददरेवा के अंदर सिर गिरा, तो यहां पर बन गई कैसी मेड़ी? सिर्स मेड़ी बन गई, ददरेवा में सिर गिरा। अब बात आती है यहां के मंदिर की, और ये मंदिर कहां पर है? ये मंदिर है नोहर के अंदर। और यहां पर क्या गिरा? यहां पर धड़ गिरा, यहां पर धड़ गिरा। तो ये कैसी मेड़ी हो जाएगी? धुर मेड़ी हो जाएगी। इसी को किस नाम से जानते हैं? गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक ने वर्तमान निर्माण करवाया इसका गंगा सिंह के द्वारा वर्तमान निर्माण करवाया गया। पश्चिमी राजस्थान में 3 प्रसिद्ध स्थानों का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। उधर हनुमानगढ़ से आओगे तो आपको गोगा मेड़ी के निर्माण का प्रश्न याद होगा। फिर आगे बीकानेर आ जाओ तो देशनो करणी माता का मंदिर, और फिर पोकरण जैसलमेर में आ जाइएगा 1931 के अंदर रामदेव जी के मंदिर का निर्माण। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर 3 प्रसिद्ध स्थान हैं, 3 विशेष रूप से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ उत्तर हो जाएगा लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली। तो जन्मस्थली है कहां पर? ददरेवा, चूरू। सही है। विक्रम संवत 1003 गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है जी। अगला प्रश्न, आभानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? देखिए, ये मंदिर जो है हर्षद माता का, ये दुर्गा माँ को समर्पित है। लेकिन ये मूल रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मूल रूप से किसको समर्पित था? भगवान शिव को समर्पित था, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान इंद्र को। तो यहाँ उत्तर होगा किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। हर्षद माता का मंदिर कहां पर है? आभानेरी। आभानेरी कहां पर है? दोसा के अंदर है। गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर बना हुआ है, प्रतिहार कालीन यह मंदिर बना हुआ है। तो यहां आभानेरी के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। कहां पर आती है? ये भी आभानेरी के अंदर है, आभानेरी दोसा के अंदर। एक चांद बावड़ी मेरे लाडलों जोधपुर में भी है। तो राजस्थान के अंदर 2 चांद बावड़ियां, एक आभानेरी के अंदर, दूसरी जोधपुर के अंदर। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंदर है? 1498 ईस्वी कुड़की के अंदर। कुड़की, अब कुड़की कहां पर पड़ता है? पाली गांव के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह। मीराबाई की माता का नाम अगर प्रश्न आता है तो वीर कंवरी, वीर कंवरी था। मीराबाई के पति का नाम सबको मालूम है, क्या नाम था? भोजराज। मीराबाई को जहर के प्याले किसने दिए थे? जहर से संबंधित प्रश्न आ जाए तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राणा, विक्रमादित्य भोजराज के भाई थे, बाद में राणा बने थे। भोजराज राणा नहीं बन पाए। इनके बाद इनके 3 छोटे भाई राणा बने। रतन सिंह राणा बने, विक्रमादित्य राणा बने, उदय सिंह राणा बने, उदय सिंह के पुत्र प्रताप सिंह राणा बने। तो यहाँ रतन सिंह के पिता का नाम दूधाजी राठौड़, दूधाजी के पिता का नाम जोधाजी राठौड़, जोधाजी जोधपुर के संस्थापक। तो जोधाजी की पड़पोती हुई कौन? मीराबाई। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था भोजराज के साथ किया गया। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की।
मीराबाई वृंदावन चले गए, आखिर अंतिम जीवन मीराबाई ने द्वारिका के अंदर बिताया था। तो मीराबाई ने लिखा है कि असवन जल सींच सींच प्रेम बैल बोई, अब वह बैल फैल गई तो अमृत फल होई। मेहनत कर रे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नी गुरु धनी भगवान। आप मेहनत करोगे तो अमृत फल लगेंगे, अमृत फल लगेंगे। यस, तो उत्तर होगा उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, पाली। ये उत्तर हो जाएगा पाली। रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है किसकी? बागड़ी की। देखिए ये बागड़ी जब बात आती है, बागड़ी या फिर इसको वागड़ी भी कह सकते हैं, ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है और इसे भीली बोली भी कहते हैं। अब बात आती है मालवी की या फिर मेवाड़ी। मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है और उदयपुर में जो बोली जाती है उसका नाम है कैसी बोली? धावड़ी भी कहते हैं उदयपुर के अंदर। मेवाती, मेवाती की बात करते हैं तो भयाना, बिघोता, कठेर, राठी, महेठा, ये इसकी उपबोलियां, ये उसकी क्या है? उपबोलियां। अब बात आती है किसकी? रांगड़ी और कौन सी? निमाड़ी। देखिए ये राजस्थान के अंदर रांगड़ी जो है कर्णप्रिय बोली मानी जाती, कर्णप्रिय बोली। ये किसकी है? मालवी की। ये मालवी और मारवाड़ी, मालवी, ये भी प्रश्न आया ध्यान रखना, मारवाड़ी का मिश्रण है। तो मालवी मारवाड़ी बराबर क्या बनी? रांगड़ी बनी। शॉर्ट में आप याद रखना चाहो तो मामा रा याद रखना। किसका? मामा रा याद रखना। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण को क्या बोलते? रांगड़ी बोलते। अच्छी बोली मानी जाती है, ये बोली बहुत अच्छी है। वेरी गुड, बढ़िया बात है। और एक बार 2000 पार कर दीजिए फटाफट, याद अच्छा लगेगा। उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं। तेजा जी की स्मृति के अंदर पशु मेला कहाँ लगता है? तेजा जी का जन्म स्थान भी पूछा जा सकता है। तेजा जी का जन्म स्थान खड़नाल के अंदर है। कहां पर? खड़नाल के अंदर तेजा जी का जन्म स्थान है। यह प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा पीपा जी, पीपा जी से संबंधित प्रश्न आता है तो कहां पर है? गागरोन, संत पीपा जी का प्रश्न आता है गागरोन। जाम्भोजी, जाम्भोजी का आता है तो उत्तर होगा पीपासर। और ये पीपासर कहां पर है? नागौर के अंदर है। सर का मतलब होता है तालाब। और यहाँ देशनोक के अंदर है। देशनोक देखिए मेरे लाडलों, कौन सी माता का मंदिर बना हुआ? करणी माता का मंदिर। एक एक समझना। आसीन भीलवाड़ा देव नारायण जी, गुर्जर समुदाय, देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ। पर्वतसर के अंदर है, बिल्कुल पर्वतसर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। मलीनाथ पशु मेला लगता है। पशु मेला यहाँ पर लगता है कौन से माह के अंदर? चैत्र माह के अंदर लगता है। तो ये पर्वतसर के अंदर लगता है पशु मेला। आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है राजस्थान के अंदर। यस, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि आय की दृष्टि से। नागौर वाले लिख रहे हैं सर। बांसी दुगारी कर्मस्थली, हाँ यस, कविता गुर्जर, बढ़िया बात है। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। देखिए मुंह के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को कैसा वाद्य यंत्र कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। एक बार मैंने कहा था, देखिए नाम इसका सतारा है लेकिन इसमें तार नहीं है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। इसमें क्या होते हैं? तार नहीं होते हैं। ये तो सुशीर है, बांसुरिया होती है। सतारा, सतारा क्या है? अलगोजा ए, बांसुरी बी, सी, एबीएस का मिश्रण है। अलगोजा बांसुरी सहनाई का मिश्रण, उसे क्या बोलते हैं? सतारा। अब प्रश्न आता, बकरे की खाल को मड करके जो वाद्यंत्र बजाया जाता है उसमें भी हवा भरी जाती है और फूंक देकर के बजाया जाता है, इसलिए इसको मुंह के द्वारा। अब रबाब, ये ऐसे आते हैं रबाब, ये अलवर भरतपुर साइड में ज्यादा प्रसिद्ध है। और रोवाज, ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। ये कैसे वाद्यंत्र है? वीणा की आकृति के वाद्यंत्र है। अब जब वीणा की आकृति का वाद्यंत्र हो गया तो बताओ ये किस प्रकार का वाद्यंत्र होगा? किस श्रेणी के अंदर आएगा? श्रेणी बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ जी, रवाज नहीं है, ठीक है। स्मार्ट लर्निंग, यस, साइंस की भी है, बिल्कुल। कल से साइंस शुरू हो जाएगी। एक एक व्याख्या कर रहा हूं आपके सामने, इतनी आराम से पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए? सेट हो जाए।
ये है। तो ये सभी कह रहे हैं सर ये कैसा वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र। कैसा? तत्व, जिसमें क्या लगा होता है? तार लगा होता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित, खूब पढ़ाया मैंने, बहुत अच्छी तरीके। मैंने कहता हूं जीके किसका अच्छा बढ़िया है? भोराट का जीके अच्छा होता है। यस। बीबी कौन से माल में है? बराबर ऊपर माल के अंदर बीबी है, ऊपर माल। बी का मतलब भैंसरोटगढ़, बी का मतलब बिजोलियार, बीच का क्षेत्र ऊपर माल कहता है। मेसा का पठार चित्तौड़ दुर्ग इसके ऊपर स्थित है। चित्तौड़ स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं। भोराट है या फिर उड़िया पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। 56, दो तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। 56 का मैदान भी पूछ सकते हैं, 56 की पहाड़ियां भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष, बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसा ही मतलब जब ये प्रश्न आया तो बहुत सारे बच्चे कह रहे सर इतना सरल था, आनंद आ गया और खुशी खुशी में गलत करके आ गए। यहाँ ध्यान नहीं दिया, वृक्ष पूछ रहे हैं और हम करके आ गए। कौन सा? पुष्प करके आ गए, जो कि पुष्प कौन सा है? रोइड़ा है। और राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। खेजड़ी को लेकर के बलिदान भी खूब हुए। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, तो उत्तर होगा। इसे शमी भी कहा जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। दशहरे पर इसका पूजन किया जाता है और दशहरे पर पूजन किया जाता है तो शस्त्रों का भी उस दिन पूजन होता है। अब बताओ दशहरा कब है? पीपल या फिर नीम है? तो उत्तर हो जाएगा नीम के वृक्ष की महत्ता दो समुदाय में, विशेष रूप से गुर्जर समुदाय के अंदर और राजपूतों में राठौड़ समुदाय के अंदर नीम के वृक्ष की महत्ता है। देवनारायण जी के नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है और नागणेची माता को नीम नारायणी माता भी कहा जाता है कि नीम के वृक्ष के ऊपर इनका वास निवास स्थान है जी, निवास स्थान है। प्रोसेपिस सिनेरियो, वेरी गुड। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर खेजड़ी। सरल था प्रश्न। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? स्थान विशेष नहीं दिया, स्थान सीधा दे देते हैं। कहां पर है? तबीजी, बीजी में बीजीय, बीजी में क्या है? बीजीय। याद रखना मसाला अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है या जोधपुर में है या फिर कोटा में है या अजमेर के अंदर। तो इस तरह से लाडलो याद करके जाना, स्थान विशेष भी आपसे पूछा जा सकता है। यस, टोंक से नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। हर संप्रदाय की पीठ तो हमें अवश्य याद रखनी चाहिए, क्योंकि पीठ अगर हम याद नहीं रखेंगे तो फिर प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं। हर संप्रदाय की पूछा जा सकता है। जैसे आमिर पीठ तो नहीं है, इनकी प्रमुख पीठ नहीं है। सिर्फ यूं पूछ सकता हूं दादू की यहाँ पर पीठ है। नरेना के अंदर कौन सी है? प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ नरेना के अंदर है। मंडोर के अंदर है या करौली? करौली के अंदर एक मदन मोहन मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ये बार बार प्रश्न आता है और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय का, माधव गौड़ीय संप्रदाय का मदन मोहन मंदिर करौली बना हुआ। दादू पंथ, दादू जी एक ऐसे थे, दादू दयाल जिसको कहते हैं, दया ज्यादा आती थी तो इनको दयाल भी कहा जाता था। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये ऐसे संत थे जिनकी भेंट किससे हुई थी? अकबर से इनकी भेंट हुआ करती थी। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था दादू पंथी संप्रदाय। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना माला, ऐसे इन्होंने कहा था कोटेशन कि मंदिर मस्जिद माला की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तिलक की आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं। मानव मात्र का कल्याण करो, मानव की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो और वही भगवान है। ये सब इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न ये लीजिए, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है? देखिए गीदड़ में क्या होता है? रूप चेंज किया जाता है, रूप बदला जाता है, इसलिए इसको किस प्रकार का नृत्य माना जाता है? स्वांग नृत्य भी कहते हैं। स्वांग रचा जाता है, रूप चेंज किया जाता है, जैसे गीदड़ ने किया था ना, गीदड़ के द्वारा ऐसा ही किया जाता था। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में एक विशेष रूप से बिछुड़ो गीत बहुत प्रसिद्ध है, बिछुड़ो गीत खूब गाया जाता है। बाकी हाड़ौती के अंदर तो खूब सारे 12 क्षेत्र के अंदर, वहां पर वागड़ क्षेत्र के अंदर या फिर शेखावटी शेखावटी में चंग नृत्य होता है, शेखावटी में धप नृत्य होता है, शेखावटी के अंदर कबूतरी नृत्य होता है शेखावटी के अंदर। और शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो गीदड़ नृत्य है। अभी पोदारों की हवेली एक प्रश्न आया था, है ना, पोदारों की
हवेली, ये जो हवेली है ना लाडलो, ये शेखावटी की प्रसिद्ध हवेली, बड़ी हवेली मानी जाती है। तो यहाँ पर गीदड़ नृत्य आपके संबंध हो जाएगा, किसका? शेखावटी क्षेत्र में। कहते हैं गीदड़ का जैसे शुरुआत होती है तो गीदड़ खेलन चालो जी, ऐसे गाने भी वहां पर चलते हैं, गाने भी चलते हैं। लीजिए अगले प्रश्न पे आओ। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तीन ओर से जल से घिरा हो तो कितना सुरक्षित दुर्ग माना जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी नदियां? काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित हैं। इनको बड़ा सुरक्षित दुर्ग माना जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग हैं। हाँ जी, उस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़ है, रणथंबोर है या फिर गागरोन दुर्ग है। इस दुर्ग को जल दुर्ग भी कहते हैं, इसको उदक दुर्ग भी कहा जाता है। डोड परमारों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में बीजल देव खींची इस दुर्ग पर अधिकार करते हैं। बाद में यहाँ खींचियों का अधिकार रहा। यहाँ पर 1423 और 1444 ईस्वी दो इस दुर्ग पर साके हुए, जिसका नाम है गागरोन दुर्ग है। बिना किसी नींव के सहारे खड़ा ये दुर्ग है। आरएस में प्रश्न आया था एक बार कि दूर से देखने पर हिंदू को मंदिर, मुसलमान को मस्जिद नजर आता है, ऐसा राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जी? तो वो है गागरोन दुर्ग। तीन ओर से घिरा, बिना किसी नींव का, और ये गागरोन दुर्ग है। 4 नंबर उत्तर राइट होगा। संत मीठे शाह की दरगाह इसी के अंदर है। हमी दूदीन गीद कराई पहाड़ी भी इसी के पास में स्थित है। यस। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध निर्माण, देखिए उदयपुर का प्रश्न आता है तो सोम कागदर पूछ सकते हैं। सोम कागदर का प्रश्न पूछा जा सकता है। चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ सोम नाम से कोई परियोजना नहीं है, राजसमंद में भी नहीं है, तो सोम नाम से 2 परियोजना चलती है। एक सोम कमला अंबा चलती है राजस्थान के अंदर, दूसरी चलती है सोम कागदर परियोजना चलती है। सोम नाम से क्या तात्पर्य है? सोम राजस्थान की एक क्या है? नदी है, जिसमें से 3 नदियां मिलेगी। तो अब आपको याद आ जाएगा, सोम, माही, जाखम, ये 3 नदी है। जाखम, इन तीनों का बनता है त्रिवेणी संगम। उसके किनारे जो धाम है उसका नाम है बेणेश्वर धाम। तो सोम, माही, जाखम के किनारे बेणेश्वर धाम, इसका उत्तर होगा 3 नंबर डूंगरपुर है। यस। मासोजा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मासोजा। नदियों का त्रिवेणी संगम पटवार में एक बार पूछा था, आप ध्यान रखना, पटवारी प्रश्न में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बोर्ड के द्वारा ऐसे ही प्रश्न आते हैं। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय की है, भैंस की है, बकरी की है या फिर भेड़ की है? मैंने बहुत बार मतलब इनके नस्लों के फॉर्मूले भी बताए। मां थाका, मैसाना, राहगीर, जपसी, मां, जशे, बा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मेरे द्वारा बताए गए। लगातार जिन्होंने क्लास देखी है वे लोग जरूर इसको अटेंड करते होंगे और इस क्लास का आनंद लेते होंगे और फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखते होंगे। जल्दी से बताओ, इसका उत्तर दीजिए फटाफट। यस। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? इसका क्षेत्रीय कार्यालय अगर पूछ ले, क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो उत्तर होगा इसका है बीछवाल के अंदर। बीछवाल बीकानेर के अंदर इसका क्षेत्रीय कार्यालय। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई? मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, ये बता दीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी। एक प्रश्न आता है केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर है, ऊन बोर्ड कहां है और इसकी भी स्थापना कब हुई। बाकी मैं इसकी व्याख्या करता हूं, देखते हैं आपको कितना याद। अविकानगर टोंक इसका उत्तर सही होगा। अब ऊष्ट अनुसंधान केंद्र ऊंट का होता तो ये होता जोहड़बीड़। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र होता तो तबीजी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये अच्छा प्रश्न है। अनुसंधान केंद्र तो ये हो जाएगा दुर्गापुरा केंद्र। अब केंद्रीय यहां उत्तर देखिए, सन का कोई उत्तर दे रहे? बीकानेर तो सभी दे रहे हैं।
बाकी तो देंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न आपको बहुत सरल लगेगा, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन साइड की बातें हमें याद रखना। हंसराज जी गुर्जर ने कहा सर 1984 के अंदर, प्रियंका ने कहा 1962 के अंदर, हाँ जी, कईयों ने 1999 उत्तर दिया। इसकी स्थापना 1962 के अंदर हुई थी। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर है, तो उत्तर होगा कहां पर, जोधपुर के अंदर। यस, ठीक है, सभी उत्तर जोधपुर दे रहे हो, बिल्कुल जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी कब, 1987 के अंदर हुई थी। ये सारी बातें जब आप याद करते हो ना, तब भी आपका उत्तर सही होगा, अदरवाइज उत्तर सही नहीं होगा। यस, याद नहीं सर, कविता कह रहे हैं, बाकी लोग लिख भी रहे हैं। यस। अगला प्रश्न, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष के अंदर हुआ था? 1911 में हुआ, 1912 में हुआ, 1913 में हुआ, 1914 में। जितने भी नरसंहार हुए हैं, जितने भी हत्याकांड हुए, चाहे डाबड़ा हत्याकांड हो, नरसंहार हो, ये अपने कौन सा मानगढ़ हो, नीमूचाना हो, डाबी हो, ये सब चंदावल हो, ये आपको जयसिंहपुरा हो, एक लिस्ट बना देनी चाहिए और इसका क्रम भी याद रखना चाहिए। कल ऐसा प्रश्न आ जाए, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, सही क्रम बताओ। जैसे 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम कहां पर है, उत्तर आता है बांसवाड़ा के अंदर। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर स्थित ये धाम है। 1913 इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज कहते हैं इसको, बड़ी तीज कहते हैं इसको, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। बूढ़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज कहते हैं। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है और इसका मेला कहां पर लगता है, बूंदी के अंदर लगता है। आषाढ़ कृष्णा तृतीया को नहीं, श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है कौन सी, छोटी तीज। तब कहा जाता है ना कि तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आती है। तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस तरह से हर एक प्रश्न, ये गणगौर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम गणगौर को श्रावण में उत्तर दे देते हैं, तो श्रावण की छोटी तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तर बुंद दुर्ग कहा था? बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। नंगे मतलब खुले हैं, चारों तरफ झाड़ियां वगैरह नहीं है। ये ऐसा दुर्ग है जो बख्तर बंद है। इस दुर्ग में बैठा हुआ राजा आक्रमणकारी को देख सकता है, आक्रमणकारी को देख सकता है, लेकिन आक्रमणकारी राजा को नहीं देख सकता। यह दुर्ग इतना ऊंचा और सुरक्षित बना हुआ है कि इसके ऊपर से कल्पना की चिड़िया भी विचरण नहीं कर सकती। ये 3 कोटेशन इसी के, 2 और ये 3 इसी संबंधित हैं। अबुल फजल ने 2 दुर्ग के बारे में ही कहा, बाकी किसी के बारे में नहीं कहा। एक तो रणथंबोर का कहा, कुंभलगढ़ का इतना ऊंचा है कि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो वो कौन से दुर्ग का कहा। बाकी चित्तौड़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा। गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, स्वर्ग की सीधी गढ़ चित्तौड़ को कहा जाता है। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ 1515 तड़े जेठ मास में जान सुधी 11 शनिवार मंडियो गढ़ जोधान, मंडियो गढ़ जोधान, तो ये जोधान हो जाएगा मेहरानगढ़। ये रणथंबोर दुर्ग है। 11 जुलाई 1301 राजस्थान के इतिहास का पहला जो जोहर साका जो होता है वो यहीं से होता है, रंग देवी के नेतृत्व के अंदर। जोहर रंग देवी के नेतृत्व में। और केसरिया हमीर। राजस्थान में लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? लोक नायक अक्कड़ का कक्कड़, कक्कड़, लकीर का फकीर, धुन का धनी, शेरे राजस्थान। कितने नाम हैं। अच्छे काम किए होंगे तब, है ना, ऐसे नाम होने चाहिए। आपके भी अच्छे काम करो। मोहनलाल जी सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता। हीरालाल शास्त्री नहीं, तो उत्तर होगा क्या, जय नारायण व्यास उत्तर सही होगा। 3 नंबर उत्तर दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है सर। इसका उत्तर जय नारायण व्यास होगा। गुड।
ये लीजिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पहले प्रथम नंबर 1 नंबर कौन थे? एम डी कोरानी। तो एम डी कोरानी को पहले सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री की इसमें सिफारिश होती है, मुख्यमंत्री इसके अंदर होंगे समिति की सिफारिश के अंदर। इसके अलावा प्रतिपक्ष के नेता भी होते हैं, वे सिफारिश में होते हैं, और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य भी इनकी सिफारिश में होते हैं। हाँ सर, पगड़ी गिर जाती है कुंभलगढ़। हाँ कुंभलगढ़ कटारगढ़ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जय नारायण व्यास। तो यहां पर राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। सिफारिश किसकी? इनकी सिफारिश होती है और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान पुलिस के प्रमुख कौन होते हैं? है ना, डीजीपी, याद रखना डीजीपी। तो यहाँ डीआईजी नहीं, अधीक्षक एसपी साहब होते नहीं, निरीक्षक आईजी। तो यहाँ उत्तर होगा 3 नंबर डीजीपी, पुलिस महानिदेशक होंगे, पुलिस महानिदेशक। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है और प्रश्न पटवार में भी आ चुका है और ये एसआई के अंदर भी आ चुका है, और पता नहीं ये प्रश्न फिक्स हो चुका है तो ना जाने। इसका बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों का बीमा है, सिंचाई कुएं है, सिंचाई कुओं से पानी, पानी तो जीवन है ना, पानी ही तो जीवन है, जल ही तो क्या है? जीवन है। तो पानी की धारा बहती है, किसकी? जल की धारा बहेगी तो जीवन धारा योजना से संबंधित हो जाएगा। कई लोग कहते साहब बिजली में तो भी धारा है, देखो साहब यो याद उल्टा नहीं करना, चिकित्सा सेवाओं में भी है ना, कितनी धारा है।